नमस्कार। लक्ष्मण धारा के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में। इससे पहले मैं आपको दो चार इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूं। आप लक्ष्मण धारा के यूट्यूब चैनल में जाओगे तो सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे आपको दुर्ग की जो प्लेलिस्ट दिखाई देगी उसको आप अपनी लाइब्रेरी में या तो सेव कर लें, या फिर आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे आके लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट में जा कर के आप डायरेक्ट दुर्ग एवं किले की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से आगे पार्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर जो आपको स्टडी मटेरियल जो स्टडी करवाया जाएगा वो तथ्यात्मक है। एनसीईआरटी की किताबें तथा जो प्रचलित किताबें मार्केट में जो अच्छी किताबें हैं उनको गहन अध्ययन करके बनाया गया है। कुछ कोचिंग के जो नोट्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए इसको तैयार किया गया। और साथ ही प्रमुख विशेषता यह रही है कि इसके अंदर प्रत्येक तथ्य तथा आंकड़ों के जो चित्र है वो बाद में आपको दिखाए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपने जो पहले चीज़ें पढ़ी है उसका रिवीजन होगा। तो एक बार पुनः आपका लक्ष्मण धारा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। देखो, दुर्ग टॉपिक से राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर लगभग 5 से 10 या नॉर्मल 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि दुर्ग के पार्ट के अंदर से हम सभी जानकारी को प्राप्त करें। हालांकि दुर्ग तो राजस्थान में अगर आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 256 के आसपास है, लेकिन अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन से दुर्ग महत्वपूर्ण हैं वो सारे दुर्ग इसके अंदर समाहित किए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, दुर्ग पढ़ने से पहले हमारे को दुर्ग के थोड़े जो प्रारंभिक दौर है यानी दुर्ग का जो इतिहास है उसको जानना ज़रूरी है कि यानी दुर्गगढ़ किला किसे कहते हैं, क्या चीज़ है। तो उस प्रकार से तो देखिए, दुर्ग को गढ़ भी कहा जाता है, किला भी कहा जाता है और दुर्ग भी कहा जाता है। ये तीन शब्द है ये दुर्ग के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग है, सिवाना का किला है, ठीक है, चित्तौड़गढ़। तो यह गढ़ दुर्ग इनमें क्या डिफरेंट है, तो ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अगर अपन पढ़ रहे हैं तो हमारे को उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक शब्द का अर्थ मालूम नहीं है तब तक पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। आप वन लाइनर पढ़ के भले ही आप अपने आप को मतलब एक बुद्धिजीवी और ज्ञानी प्राणी मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। आपको हर एक शब्द का अर्थ आना ज़रूरी है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जो दुर्ग है इनकी जो अवशेष हैं यानी इनके जो अवशेष है या फिर कहें सबसे पहले उल्लेख या हमारे को प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो सबसे पहले दुर्ग के प्रमाण हमारे को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता आपने सबने पढ़ी है और हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 2 टीले पढ़ते हैं, यानी पूर्वी टीले से कौन से अवशेष प्राप्त हुए और पश्चिमी टीले से कौन से अवशेष प्राप्त हुए। तो आप सब लोग जानते हैं पूर्वी टीला जो था वो दुर्गीकृत था और पश्चिमी टीला जो था वो दुर्गीकृत था और पूर्वी टीला जो था वो अदुर्गीकृत था। और ये जो पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था ये कैसे पता चला, क्योंकि इस टीले के चारों ओर परकोटा बनाया हुआ था। इसलिए हम कहते हैं कि सभ्यता में पढ़ते हैं कि जो धनाढ़ परिवार था वो पश्चिमी टीले में निवास करते थे और जो थोड़े कम पैसों वाले थे या फिर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी वो पूर्वी टीले के अंदर निवास करते थे। तो जो चारों ओर हमारे को परकोटा मिला, उस परकोटे से हम यह अंदाज़ा लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दुर्ग के सर्वप्रथम प्रमाण मिले। आगे चलते हैं। जो दुर्ग हैं इनकी प्रमुख 3 श्रेणियां हैं जिसके अंदर अपन किला, गढ़ और दुर्ग देखने को मिलते हैं। किला, फोर्ट, गढ़ और दुर्ग। अब इनमें अंतर क्या है, तो किला जो है उसके अंदर साधारण व्यवस्था मिलती थी और गढ़ मध्यम श्रेणी का हुआ करता था और दुर्ग उच्च श्रेणी का हुआ करता था। अब आप साधारण व्यवस्था, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी आप अपने आप में समझ गए होंगे कि किस प्रकार से, जिसके अंदर मतलब सुविधाएं अत्यधिक हो वो तो दुर्ग हुआ करता था। जैसे भाई टकसाल हो गई, उस ज़माने में अगर देखें, दुर्ग के इतिहास के ज़माने में देखें तो भाई टकसाल हो गई और वो शस्त्र रखने का अलग से हो गया, शस्त्रागार हो गया और तोप रखने के लिए तोप खाना हो गया, सैनिक व्यवस्था उत्तम हो गई और फिर
जो अन्य आवश्यकता है वो सारी होगी, तो वो हो गया दुर्ग। और जो मध्यम श्रेणी है वो हो जाएगा गढ़, ठीक है। और साधारण व्यवस्था है वो हो जाएगा किला। तो आगे देखते हैं, दुर्ग के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान आता है, यानी राजस्थान में संख्या की दृष्टि से अगर देखें तो दुर्ग राजस्थान में तीसरे स्थान पर है, क्योंकि सबसे पहले जो दुर्ग है वो है महाराष्ट्र के अंदर, यानी अत्यधिक दुर्ग वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद में मध्य प्रदेश में है, और तीसरे स्थान पर राजस्थान में है। भाई साहब, तीसरे स्थान पर होते हुए भी हमारे राजस्थान में इतने दुर्ग है, तो सोचो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट है उनको कितने दुर्ग पढ़ने पड़ते होंगे ना। अपने यहाँ पे 256 के आसपास है, और थोड़े बहुत पढ़ते हैं अपन तो, फिर भी अपनी हवा निकल रही होती है। तो महाराष्ट्र में जो है वो सबसे अधिक दुर्ग है, और द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। तो हमने सबसे पहले देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे को प्रमाण मिले, दुर्ग की 3 श्रेणियां हैं, किला, गढ़ और दुर्ग। जो उत्तम श्रेणी है वो दुर्ग है। और उसके बाद में हमने देखा कि दुर्ग के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान है, और पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, और तीसरा राजस्थान का है। आगे देखते हैं, और राजस्थान में ही बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक दुर्ग देखने को मिलते हैं। अगर बात करें राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जगह या किस क्षेत्र में अधिक है, तो जयपुर में है। और दुर्ग का उल्लेख चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में भी किया गया है। आपको दिया जा सकता है कि निम्न में से चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग का उल्लेख था या नहीं था, तो बिल्कुल दुर्ग का उल्लेख था। और चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत के अंदर जो 7 अंग है, ठीक है ना, 7 अंग आपको याद होने जरूरी है। और 7 अंग आप किस तरीके से याद रखेंगे, तो मैं इसको साइड में करके थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, सप्तांग सिद्धांत के अंदर अपने को सबसे पहले याद रखना, राजा होता है, ठीक है। राजा किसका होगा? जनता का। तो जन, और जनता में से राजा का क्या होगा? कोई ना कोई मित्र होगा। तो राजा हो गया, जन हो गया, मित्र हो गया। अब राजा का मित्र होगा तो राजा को मित्र के लिए भाई कुछ गिफ्ट लेने पड़ेंगे, तो गिफ्ट लेने के लिए राजा को पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसों को उस जमाने में कहें तो कोष कहा जा सकता है। अब देख लो, राजा के पास अत्यधिक पैसे आ गए तो राजा क्या करेगा? दुर्ग बनवाएगा। अब दुर्ग बनाएगा तो दुर्ग के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करे, इसके लिए सेना रखेगा, और सेना रखेगा तो सेना को हैंडल करने के लिए सेनापति होना जरूरी है, जिसको अमात्य कहा जाता है। हो गए ना 7 सिद्धांत। देखो, चाणक्य था, चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत के अंदर हमारे को 7 प्रकार के अंग देखने को मिलते हैं, यानी एक राज्य के 7 अंग होते हैं, उसके अंदर राजा, जन, मित्र, कोष, दुर्ग, सेना और अमात्य। इनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि राजा किसका होता है? जनता का। जनता में राजा का कोई ना कोई मित्र होता है, मित्र के गिफ्ट के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसको कोष कहेंगे। कोष होगा तो वो दुर्ग बनाएगा, दुर्ग बनाएगा तो सेना चाहिए, और सेना को हैंडल करने के लिए अमात्य चाहिए। तो इस प्रकार से जो चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत था उसके अंदर दुर्ग का उल्लेख हमारे को मिलता है। नेक्स्ट देखें, दुर्ग का सर्वप्रथम वर्गीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्ग का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया, और जिसके अंदर 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन देखने को मिलता है। मनुस्मृति जो थी उसके अंदर दुर्ग का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था, और इसके अंदर 6 प्रकार के दुर्ग देखने को मिलते हैं, 6 दुर्गों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि मनुस्मृति के अंदर फर्स्ट बार दुर्गों का वर्गीकरण किया गया था, और 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए थे। तो वो दुर्ग कौन कौन से थे? जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, वृक्ष दुर्ग यानी वन दुर्ग, नृ दुर्ग, मही दुर्ग, और धनु दुर्ग, ठीक है, यानी रेत वाला दुर्ग। और उसके बाद में कौटिल्य ने भी दुर्ग के 4 श्रेणियां बताई है। कौन कौन सी श्रेणी बताई है कौटिल्य ने? तो कौटिल्य ने 4 श्रेणियां बताई है। कौन कौन सी बताई है? तो देखो, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें धान्व श्रेणी, वन श्रेणी, औदक श्रेणी और पार्वत श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियां कौटिल्य के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अर्थशास्त्र व मनुस्मृति के अनुसार जो सबसे बेस्ट दुर्ग है या सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो है गिरि दुर्ग, ठीक है। जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो गिरि दुर्ग माना जाता है। शुक्र नीति में सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग को माना गया, और सबसे पहले वर्गीकरण किसमें किया गया? मनुस्मृति में। तो देखो, मनुस्मृति तथा अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, इसके अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है वो गिरि दुर्ग को माना है। अर्थात जो गिरि का मतलब वो पहाड़ी पे बना हुआ दुर्ग है, उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। लेकिन शुक्र नीति के अनुसार जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो है सैन्य दुर्ग। और शुक्र नीति के अनुसार
जो कुल दुर्ग है वो 9 प्रकार के दुर्ग है। तो अपने सामने प्रकारकों के वर्णन अभी देखने को मिले। तो सबसे पहले मनुस्मृति के अंदर हमारे को 6 मिले थे, फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर हमारे को 4 मिले थे, और अभी शुक्र नीति की बात करें तो इसके अंदर 9 मिले। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि सर्वप्रथम वर्गीकरण तो मनुस्मृति में किया गया था, जिसके अंदर 6 प्रकार बताए गए। उसके बाद में कौटिल्य ने किया था, उसके अंदर 4 बताए गए। और उसके बाद में शुक्र नीति की बात करें तो उसके अंदर 9 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण किया गया। लेकिन अर्थशास्त्र व मनुस्मृति के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो गिरि दुर्ग को माना गया है, यानी पर्वत श्रेणी या पर्वत के ऊपर बना हुआ दुर्ग जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और शुक्र नीति जिसने 9 प्रकार के दुर्ग बताए थे उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो माना गया था सैन्य दुर्ग, यानी जहाँ पे सेना की संख्या अधिक हो उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया था। और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं, और इन 9 प्रकार के दुर्गों की कैसे दुर्ग होते हैं, यानी कौन कौन से दुर्ग होते हैं, तो उनको याद करने की जो ट्रिक है वो है ओ धवन एस के पापा गिर गए। ओ धवन एस के पापा गिर गए। ओ से याद रखें औदक दुर्ग, ध से धानवन दुर्ग, व से वन दुर्ग, ए का मतलब एरण, एस का मतलब सैन्य दुर्ग, और उसके बाद में उसके बाद में स का मतलब हो गया सैन्य दुर्ग हो गया, और एक स्थल दुर्ग, और उसके बाद में पा का मतलब पारिख पारिद, ठीक है ना, और गिर का मतलब हो गया गृह श्रेणी। तो यह ट्रिक दी हुई है, इनके अंदर से आप देख करके इनको पढ़ सकते हैं। तो जो ट्रिक है अपनी क्या है वो है ओ धवन एस के पापा गिर गए। ये याद रखें कौन सी श्रेणी है। तो देखो औदक श्रेणी यानी जल दुर्ग कहा जाता है, जिसके चारों ओर जल हो यानी पानी हो उसको औदक या जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे गागरोन, झालावाड़ और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ ये दोनों जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद गिरी अर्थात पर्वत दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ हो, जैसे जालोर है, सिवाना है, रणथंभौर है। राजस्थान के अधिकतर दुर्ग है वो पहाड़ी पर ही बनाए गए हैं। उसके बाद में देखें वन दुर्ग, यानी जिसके चारों ओर वन ही वन हो, इन्हें मेवास दुर्ग भी कहा जाता है। जैसे सिवाना, ये ध्यान रखें कि कौन सी श्रेणी को मेवास दुर्ग भी कहा जाता है, तो वन श्रेणी के जो दुर्ग हैं उनको मेवास दुर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद में एरण अर्थात खाई हो, कांटे हो या पत्थर युक्त रास्ता हो, जैसे रणथंभौर दुर्ग हो गया, जालोर दुर्ग हो गया, तो ये एरण श्रेणी के दुर्ग हैं। उसके बाद में पारिख और पारिद, ये दोनों बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। पारिख का मतलब है जिसके चारों तरफ खाई हो, और पारिद का मतलब है जिसका चारों ओर दीवार हो। तो ख से ख को याद रखना है, यानी जिसके चारों तरफ खाई हो वो तो पारिख दुर्ग है, ठीक है। और जिसके चारों तरफ दीवार हो यानी ध से द दीवार हो, जो क्या कहलाता है, पारिद कहलाता है। ये प्रश्न कई बार सुमेल कीजिए में दे दिया जाता है कि पारिख का मतलब क्या है और पारिद का मतलब क्या है, तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आता है धानव श्रेणी, यानी ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल में हो, जैसे सोनारगढ़ का दुर्ग है ये मरुस्थल में बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में बात करें सैन्य अर्थात सहाय दुर्ग, यानी जहाँ स्थानीय सेना व बंधु बांधव साथ में रहते हो, इसे नर दुर्ग भी कहा जाता है। जैसे चित्तौड़गढ़, यानी जहाँ लिविंग फोर्ट कह सकते हैं, जिसमें सेना भी रहती हो और लोग भी रहते हो, इस प्रकार का जो दुर्ग होता है वो सैन्य दुर्ग कहलाता है। और स्थल दुर्ग का मतलब होता है समतल भूमि पर बना हुआ दुर्ग, जैसे जालोर हो गया, सिवाना हो गया, जूनागढ़ दुर्ग है। तो इस प्रकार से शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग दिए हुए हैं, और जिनकी प्रमुख ट्रिक है वो है ओ धवन एस के पापा गिर गए। तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट देखें कि 2013 के अंदर राजस्थान के 6 दुर्ग को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, और जिसकी ट्रिक है गाजर चीकू आम। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। गाजर का मतलब होता है गागरोन, ज का मतलब होता है जैसलमेर, र का मतलब होता है रणथंभौर, और ची का मतलब चित्तौड़गढ़, कै का मतलब कुंभलगढ़, और आ का मतलब आमेर। तो ये राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्ग हैं जिनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था 2006 के अंदर। तो ये भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है। तो एक बार फटाफट इसको वापस देख लें। अपन यहाँ तक देख चुके थे, यानी तीसरा स्थान था। उसके बाद में सर्वाधिक राजस्थान में है, और चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत के अंदर भी वर्णन मिलता है हमारे को। और दुर्ग का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया 6 प्रकार का। फिर कौटिल्य ने भी 4 प्रकार बताए। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में गिरी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है, शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को। फिर शुक्र नीति ने 9 प्रकार के दुर्ग बताए जो ओ धवन ऐसे इसके पापा गिर गए। और फिर अपन बात करें 2013 के अंदर राजस्थान के 6 दुर्ग है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, जिसका ट्रिक गाजर चीकू आम है। नेक्स्ट आगे देखें। देखो मैंने ये 2-3 चीज़ें और भी कहीं पे पढ़ी थी
कि विष्णु धर्म सूत्र है उसके अंदर भी राजस्थान के 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन देखने को मिलता है। जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानव दुर्ग, नृहर, वीर तेज सैनिकों से गिरा दुर्ग, मही दुर्ग है, वृक्ष दुर्ग है। तो ये जो विष्णु धर्म सूत्र है इसके अंदर भी 6 प्रकार के दुर्ग देखने को मिलता है। और मैंने एक ये चीज़, पुराने एग्जाम के पेपर थे जो 1998 और उस समय के जो पेपर थे उसके अंदर मैंने एक देखा था, डामरकोट दुर्ग का मतलब क्या होता है। तो मैंने इसको सर्च किया और नरपति जसरिया के अनुसार दुर्ग का जो प्रकार है वो 8 प्रकार के हैं, यानी किलों का 8 प्रकार का वर्णन करते हैं वो। और उनके अंदर इस प्रकार के जो वर्णन मिलते हैं वो है डामरकोट यानी डमरू, यानी डामरकोट यानी डमरू जैसा आकार हो, या फिर गिरीकोट यानी पहाड़ी पर बना हो, नगरकोट यानी जिसमें दुर्ग में नगर बसा हो, धूलकोट यानी मिट्टी का बना हुआ हो, जलकोट यानी जल से घिरा हुआ हो, विषमकोट यानी टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों से घिरा हुआ हो, विषम भूमि कोट यानी उबड़ खाबड़ भूमि पर बना हुआ हो, या गिरियर गुफा के रूप में बना किला। तो ये जो इस प्रकार के अगर आपको नाम देखने को मिले तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, नरपति जासार्य के अनुसार 8 प्रकार के दुर्गों का वर्णन मिलता है। इनको याद रखने के लिए आप ये पीछे जो कोट शब्द है इनको याद रखें। इस कोट की ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये नरपति जी ने 8 प्रकार दिए हैं। अगर इन फ्यूचर आपके ऐसा प्रश्न आता है तो ये याद रखना जरूरी है।